सो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्वेश्चन से अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से। पिछले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 80 तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 से अपने इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रैवलर्स हू विजिटेड इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। ठीक है, तो कुल मिला के ये चार हमारे पास बंदे हैं, इनको हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। तो सबसे पहले इन चारों के बारे में कुछ बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा तो आप अपने आप इसको बता देंगे कि कौन पहले आया था कौन बाद में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एबी केयर की, राइट। तो एबी केयर जो बंदा है, इसका पूरा नाम है एबी बेंथलेमी केयर। ठीक है, इसका पूरा नाम है एबी बेंथलेमी केयर, राइट। ये एक फ्रेंच ट्रेवलर रहता है और ये इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट पे 1672 में, कब 1672 में इंडिया में कोरोमंडल कोस्ट पे, यानी कि तमिलनाडु और इस तरह के तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश का जो इलाका है, तो वहाँ पे ये 1672 में आता है। फिर उसके बाद दूसरा बंदा है फ्रे सेबेस्टियन मैनरिक। तो फ्रे सेबेस्टियन मैनरिक ये एक पुर्तगाली मिशनरी रहता है और ट्रैवलर रहता है, और ये कई सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करता है, और इंडिया में ये करीब 1640 के आसपास आता है। और ये आता है बंगाल में, ढाका में, एक्चुअली टू बी प्रिसाइज। उस समय मुग़ल एम्पायर का रूल था, तो ढाका उस समय इंडिया में था। तो 1640 में ये इंडिया में आता है, राइट। फिर उसके बाद करें जेमिली कारेरी। तो जेमिली कारेरी बेसिकली इटालियन एडवेंचरर रहता है, और ये आपका आता है 1699 में। ये 1699 में आपका औरंगज़ेब के टाइम पे आता है, ठीक है, और ये इटालियन बंदा रहता है। फिर इसका नाम है पिएत्रो डेला वेले। ये भी आपका इटालियन रहता है, इटालियन बंदा है, और ये आपका आता है 1623 में, राइट। और इसने कई सारे सीरीज़ ऑफ लेटर पब्लिश लिखे थे और इसको पब्लिश किया है, और ये 3 वॉल्यूम में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि टर्की में है, पर्शिया में है, और तीसरा वॉल्यूम इंडिया में है। तो ये मैंने आपको इनके बारे में कुछ बता दिया। अब इसी हिसाब से हम इनके ईयर के हिसाब से इनको क्रोनोलॉजी सेट करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमारा आता है पिएट्रो डेला वैली 1623 में। इसके बाद जो आता है वो हमारा आता है फ्रे सेबेस्टियन मैनरिक, जो कि पोर्टुगीज़ मिशनरी रहता है, और ये आता है आपका 1640 में, राइट। फिर उसके बाद आता है हमारा एबी बेंथलेमी केयर, जो कि 1672 में आता है। और फिर सबसे लास्ट में आता है जेमिली कारेरी, ये 1699 यानी 1700 के आसपास आता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी बी ए सी, यानी कि 4213 4 2 1 and 3। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? तो एक्चुअली में ये ऑप्शन हमारे में दिया नहीं है 4213, तो इसका जो आंसर हमारा होता है 4213, इसका आंसर हमारा निकल के आता है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में वापस ले लिया गया था, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही वो नहीं दिया था।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली में गलत है, इसका आंसर जो मैंने आपको बताया है वो ये है 4213, इसका सही कोड में आपका आंसर बन जाता है। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है ये, अरेंज द फॉलोइंग सैयद सुल्तान इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट। ठीक है, तो सैयद सुल्तान के बारे में हमें बताना है कि सबसे पहले कौन था। तो सबसे पहले हमारा खिज्र खान था, ये आपका आता है 1414 में, है ना, ये आपका आता है 1414 में और ये रहता है 1421 तक, 7 साल ये रूल करता है। फिर इसके बाद इसका बेटा आता है, ये रहता है 1421 से लेकर 34 तक। फिर इसका भतीजा आता है, ये रहता है आपका 1434 से लेकर 45 तक। और इसका बेटा फिर आखिर में आता है, ये आपका 1445 से लेकर 51 तक। ठीक है, फिर इसके बाद लोधी डायनेस्टी आ जाती है, तो ये आपका है। तो सबसे पहले हमारा बन जाता है आपका 3, फिर उसके बाद आपका बनता है 2, फिर इसके बाद आता है 4 और देन उसके बाद 1। तो 3 2 4 1 यानी ए इज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब थोड़ा सा इन सुल्तानों के बारे में मैं कुछ अच्छे से बता देता हूँ कि इनके क्या क्या अचीवमेंट्स थे। वैसे बेसिकली सैयद सुल्तानों के कुछ खास तो अचीवमेंट थे नहीं, लेकिन जो शुरुआती 2 रूलर थे उनके बारे में ज़रूर कुछ कहा जा सकता है। जैसे सबसे पहले खिज्र खान। तो खिज्र खान सैयद डायनेस्टी का पहला रूलर था और पहला सैयद सुल्तान भी था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये तैमूर का जो इन्वेज़न हुआ था, तो तैमूर ने इसे दिल्ली का अपना गवर्नर बनाया था। ठीक, क्योंकि तैमूर ने, आपको पता होगा कि 1398 में दिल्ली पर अटैक किया था, तो उस वक्त इंडिया पे जो रूल कर रही थी रूलिंग डायनेस्टी थी वो तुगलक्स थे। तो उस वक्त खिज्र खान ने तैमूर की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। तो तो इसका इनाम दिया था। तैमूर जब वापस जा रहा था तो इसने इसे दिल्ली का गवर्नर बना दिया था, दिल्ली और लाहौर का गवर्नर इसे बना दिया था। तो ये, और फिर इसके बाद जब 1414 में तुगलक डायनेस्टी का खात्मा हो गया, तो यहीं खिज्र खान बाद में दिल्ली का सुल्तान बनता है। ठीक है, तो ये खिज्र खान की कुछ हिस्टोरी रहती है। ये हमेशा अपने नाम के आगे खान लगाता रहा, कभी भी अपने नाम के आगे शाह नहीं लगाया, क्योंकि ये एक तरह से सब सर्वेंट था तैमूरिद्स का, राइट। तो ये खिज्र खान की कहानी हो गई। अब बात करते हैं मुबारक शाह की। तो मुबारक शाह के बारे में ये कहा जाता है कि इसके ऊपर यहिया बिन अहमद सरहिंदी ने एक किताब लिखी, तारीख़ मुबारक शाही, है ना, तारीख़ मुबारक शाही। ये सैयद डायनेस्टी का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पावरफुल रूलर माना जाता है मुबारक शाह, क्योंकि इसने तैमूर के बाद से जो दिल्ली सल्तनत की जो थोड़ी खोई हुई प्रतिष्ठा सी थी उसको हासिल करने में कुछ हद तक इसने एफर्ट डाला था। और इसने आसपास के जितने भी राजा थे और जितने भी विद्रोही थे उनको दबाने का ही काम किया था। तो मुइज़ुद्दीन मुबारक शाह, ये सैयद डायनेस्टी का सेकेंड रूलर जो था, ये ग्रेटेस्ट माना जाता है। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह 4, तो मोहम्मद शाह 4 इसका भतीजा था और इसकी हत्या के बाद ये आता है, इसका जब कत्ल हो जाता है तो मोहम्मद शाह 4 फिर आता है। कुछ खास ये करता नहीं है, मतलब कुछ खास ये दोनों ही फिर बाद के दोनों ही कुछ खास करते नहीं है।
और इस टाइम से बहलोल लोदी जो रहता है, जो समाना का जो हाकिम रहता है, उसकी ताकत बढ़ने लगती है। ठीक है, बहलोल लोदी की ताकत बढ़ने लगती है। ये बेसिकली अफ़गान डायनेस्टी का अफ़गान ट्राइब का बिलोंग करता है, लोदी ट्राइब का। तो 1445 से ही बहलोल लोदी अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर देता है और 1451 में फाइनली अपने पूरे शबाब पे आ जाता है और दिल्ली पे पूरा कब्ज़ा कर लेता है। ठीक, तो ये हो गया इन सब का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया कि इन्होंने क्या क्या कारनामे किए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग एक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर डेट ऑफ इनैक्टमेंट। तो पहला है आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, एन एक्ट फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटेड लैंग्वेज, इंडियन प्रेस एक्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट। ठीक है, तो इसका जो सबसे ख़ास बात है कि जो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट है हमारा, ये आपका आता है 1867 में, राइट। फिर उसके बाद ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो होते हैं ये आपके आते हैं 1889 में। एक्ट फॉर बेटर कंट्रोल ऑफ पब्लिकेशन इन ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसको कभी कभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी कहा जाता है। तो इसे 1878 में ये आता है और इंडियन प्रेस एक्ट आपका आता है 1910 में। ठीक है, तो इस तरह से इसका हमारा आंसर निकल के आता है 4, 2, 1 और 3। तो 4, 2, 1, 3 यानी बी इज़ द राइट आंसर, राइट। अब ये सारे एक्ट्स क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, तो हम इनके बारे में कुछ बता देते हैं, राइट। तो सबसे पहले आता है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट जो होता है, ये जो फ्री स्पीचेस होती हैं इसको कम करने का काम करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट। तो उसे एक तरह से काबू में करने का एक कोशिश रहता है ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। तो ये 1867 में इस इरादे से इसको लाया जाता है। उसके बाद जो हमारा होता है ये होता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये बेसिकली आपका जो जितने भी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में आपके जो भी जर्नल्स या न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे थे उसको कंट्रोल करने का काम करता है, उसको एक तरह से पाबंदी लगाता है, उस पर सेंसरशिप लगाता है। और ये एक तरीके से जो भी इंडिया में एक तरह का विरोध के स्वर उठ रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उसको दबाने का एक तरीका था। ठीक है, फिर इसके बाद आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1889 में जो लागू किया गया था, ये गवर्नमेंट सर्वेंट और सिटीज़न पे लागू होता था। और इसका मकसद ये था कि जो एक तरीके का फ्रेमवर्क डेवलप किया जाता था। इस फ्रेमवर्क के तहत जो स्पाइनेज होती थी यानी जासूसी वो कराई जाती थी, जो कि उन्हें मदद करता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को मदद करता था कि जो जितने भी तरीके के सेडिशन या फिर और तरीके के क्रांतिकारी पोटेंशियल थ्रेट्स हैं इनको कर्ब कर सके या इन पे नियंत्रण रख सके। तो ये उस लिए लाया गया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। और फिर आखिरी है इंडियन प्रेस एक्ट। तो इंडियन प्रेस एक्ट बेसिकली 1910 में लाया गया था और इसका मकसद ये था कि ये किसी भी तरीके की जो न्यूज़पेपर या जर्नल से, चाहे वो वर्नाकुलर में था चाहे इंग्लिश में था, उसके ऊपर सेंसरशिप रखने का एक ये प्रावधान था। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये सारे चीज़ें क्या थी, राइट। चलो
अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, हाँ अगला क्वेश्चन कहता है महाजन सभा ऑफ मद्रास, राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, इलाहाबाद पीपल्स एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर और पूना सार्वजनिक सभा। राइट। तो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है ये हमें सबसे पहले देखने को मिलती है, और ये हमारा है 1817। फिर दूसरा आता है इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर 1876। फिर तीसरा आता है ये 1877 इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन। चौथा है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म 1878। और पांचवा है मद्रास महाजन सभा, ये 1889 है। ठीक, तो ये हमें देखने को मिलता है, यानी 5 4 3 2 1, और इसका आंसर हमारा ये है। ठीक, ओके। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। वैसे बेसिकली ये एक चीज़ और बता दूँ इस अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले, कि जो पूना सार्वजनिक सभा है इससे जुड़े हुए थे महादेव गोविंद रनाडे। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लाहौर से जुड़े थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन से आपके मोतीलाल नेहरू जुड़े थे, और एक मिनट, इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन, इसके बारे में हमें नेट पे सच कुछ हमें जानकारी तो नहीं मिलती है कि इससे कौन जुड़े थे। बस ये समझ लेना चाहिए हमें कि ये जो इलाहाबाद पीपल एसोसिएशन था ये एक ज़मींदारों का एक एसोसिएशन था। फिर राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, तो राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन से जुड़े थे वीर सलिंगम पंटुलू। और फिर आखिर में महाजन सभा और मद्रास यानी मद्रास महाजन सभा से आपके जुड़े थे आर रामास्वामी मुदलियार और आनंद चार्लू। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता दिया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन क्रोनोलॉजिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट। तो अगेन इन्हें क्रोनोलॉजिकल वे में सजाना है। फोर्ट विलियम कॉलेज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, कलकत्ता मदरसा। तो सबसे पहले आपका आता है सबसे पहले आपका आता है कलकत्ता मदरसा। ये आपका देखने को मिलता है हमारा 1781 में, और इसे फाउंड करता है वॉरेन हेस्टिंग। फिर दूसरे नंबर पे आता है हमारा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये आता है आपका 1784 में, और इसे फाउंड करता है विलियम जोन्स। ठीक, फिर इसके बाद आता है संस्कृत कॉलेज, और ये आता है 1791 में, और इसे फाउंड करता है जोनाथन डंकन, है ना। और फिर सबसे आखिर में आता है फोर्ट विलियम कॉलेज, और रिचर्ड वेलेस्ली इसे फाउंड करता है 1800 में। ठीक है, तो ये कुछ थे। तो इस हिसाब से इसका आंसर हमारा बन जाता है 4 2 3 और 1, 4 2 3 1, यानी कि बी इज द राइट क्वेश्चन ऑफ दिस आंसर। ओके, अब असर्शन और रीजनिंग से रिलेटेड हमारे कुछ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। कि कहता है कि पहला कि द पीपल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन आर सेड टू हैव अ कमर्शियल लिंक विद द पीपल ऑफ टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स बेसिन। There is no archaeological evidences to substantiate the hypothesis of trade links with Mesopotamia. In light of the following statement, which choose the most appropriate answer from the given below. ठीक है,
तो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले ये बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि ए आपका सही है, ठीक है, लेकिन रीज़न आपका गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि जो ऐसा नहीं था कि हमें कोई एविडेंस नहीं मिला था। एविडेंस हमें मिला था, और एविडेंस हमें ऐसे मिला था कि हमें जो कालीबंगा और राखीगढ़ी साइट है, वहाँ से हमें मेसोपोटामिया से रिलेटेड कुछ सील्स मिले हैं। इसके अलावा खुद मेसोपोटामिया से हमें दिलमुन मगान और मेलुहा, ये तीनों जगह के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और ये बेसिकली तीनों जगह इंडस वैली साइट से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये फैक्ट्स हमें साबित करते हैं कि टिग्रिस और यूफ्रेट्स वैली के पीपल्स का ट्रेड रिलेशन था इंडस वैली पीपल के साथ, ठीक है। तो फिर इसलिए रीज़न इसका गलत हो जाता है, ठीक है, रीज़न इसका गलत हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एजर्शन और रीजनिंग का ही है। कह रहा है कि द गुप्ता पीरियड सॉ द असेंडेंसी ऑफ हिंदुइज्म स्पेशली भागवतिज्म और वैष्णविज्म। रीजन इसका बता रहा है, फाहियान गिव्स द इम्प्रेशन दैट बुद्धिज्म वाज फ्लरिशिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। इट मे बी सेड फर्स्ट दैट four Buddha images were added to at the four entrances of the great stupa of Sanchi. Nalanda also became the center of Buddhist education during the period. तो इसका जो आंसर हमारा निकल के आता है, इसका जो आंसर है बी है, राइट। क्यों है? क्योंकि जो इसका रीजनिंग और असर्शन है ये दोनों ही सही है, बट रीज़न जो इसका दिया है, रीज़न आर नॉट कंसिस्टेंट टू द एजर्शन यहाँ पे हिंदुइज्म और भागवतिज्म और वैष्णविज्म की बात कर रहा है, जबकि रीजनिंग आपका बुद्धिज्म और बुद्धिस्ट स्तूपा से रिलेटेड, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर से रिलेटेड बात कर रहा है। तो इन दोनों में हमें कोई कनेक्शन खास बैठता हुआ दिख नहीं रहा है, तो इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाता है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 88। ये भी हमारा बेसिकली एसर्शन और रीजनिंग का ही है, और एसर्शन ये कहता है कि द पेशवा इम्पोज देयर रिट ओवर द सरदार मेड ओवर कॉन्कर टेरिटरीज टू देयर ओन नॉमिनीज एंड रिलेंटलेसली extended the circle of areas on which Chauth and Sardeshmukhi were imposed. The Peshwa were combined professed loyalties to two sovereigns, the Chhatrapati and Mughal emperor, and actually autonomy from both. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर बी है, यानी कि both A and R are true, but R is not the correct explanation of A, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए एसर्शन कह रहा है कि द पेशवा इम्पोज देयर रिट, राइट, मेड ओवर impose their writ over Sardar, made over conquered territories in their nominee, and relentlessly extended the circle of areas on which Chauth and Sardeshmukhi were imposed. और रीजनिंग ये कह रहा है कि पेशवा कंबाइंड प्रोफेस्ड लॉयल्टीज टू द सॉवरेन बोथ छत्रपतिज एंड मुगल एम्परर। तो इस स्टेटमेंट का असर्शन से कोई रिलेशन हमें देखने को मिलता है नहीं है। यहाँ पे बात ये कर रहा है कि यहाँ पे बात ये पेशवा अपनी गवर्नेंस के बारे में बात कर रहा है, पेशवा की गवर्नेंस के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे पेशवा की सॉवरेनिटी की बारे में बात हो रही है। पेशवा सॉवरेनिटी का लेजिटिमेसी किससे लेता था उसकी बात हो रही है, तो इससे इसका कोई रिलेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए हालांकि दोनों सही हैं, बट दे आर नॉट दी, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाता है, ठीक है, ओके।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी हमारा असर्शन और रीजनिंग का ही है। ये कहता है कि इट वॉज विद इन द पॉलिटिकल एंड कल्चरल फ्रेमवर्क ऑफ भारतेंदु हरिश्चंद्र created development of his own brand of nationalist thinking and writing. Being a subject of the British Raj, Bhartendu Harishchandra saw no contradiction in the coexistence of loyalty to the rulers and fierce patriotism. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए हो जाता है, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और क्योंकि आर इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना जो काम भी करना था वो ब्रिटिश गवर्नेंस की या ब्रिटिश जो उसके रूल थे उसी के हिसाब से उन्हें काम करना था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य का फादर कहा जाता है। ठीक है, हिंदी लिटरेचर का फादर कहा जाता है। तो इन्हें अगर उन्हें हिंदी लिटरेचर को डेवलप करना था तो इन्हें कुछ सावधानी तो बरतनी ही पड़ती थी। तो इसलिए रीज़न इसका बिल्कुल करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि कॉलोनियल साइंस वॉज inextricably woven into the whole fabric of colonialism. Colonial science did not come in a neat package. The claims of universality and utility of science messed up its identity. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाता है कि इस क्वेश्चन का हमारा ए हो जाएगा, यानी कि assertion and reasoning both are correct and R is the correct explanation of A, right? यानी कि A is the correct answer। क्यों? क्योंकि जो आपका कॉलोनियल साइंस जो डेवलप हुआ था ये आपका बेसिकली 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। जैसे हम बात करें रेलवेज़ की, है ना, टेलीग्राफिक लाइन की, इसके अलावा और भी कई सारे थे, रोड नेटवर्क की। तो ये सारे जितने भी, और टेलीफोन की भी, तो ये सारे जितने भी साइंटिफिक डेवलपमेंट जो अंग्रेज़ों ने लाए थे इनका अपना एक मकसद था। रेलवे और टेलीग्राफिक लाइन का मकसद ये था कि जो देश में जो कम्युनिकेशन का जो गैप है उसको कवर अप कर सके। इसके ज़रिए वो चाहते थे कि इंडिया में जितने भी रिबेलियंस पॉसिबल हैं होने वाले उनके ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकें। और इसी के साथ ट्रांसपोर्टेशन का भी इन्होंने रेलवे के ज़रिए इन्होंने जो रॉ मटेरियल जो था इंडिया में वो ईज़िली अपने देश में ट्रांसपोर्ट करना चाहते थे, तो इसलिए भी उन्होंने रेलवे का विस्तार किया था। एक तरीके से अगर देखा जाए तो इनकी जो साइंस थी वो कॉलोनियलिज्म का एक तरह से वैलिडेशन था, राइट। मतलब एक तरीके से ये दर्शाना चाह रहे थे कि ये साइंस के ज़रिए ये लोगों के अंदर ये बात बैठाना चाह रहे थे कि हमने आपके देश में साइंस लाया है इसलिए हमारा रहना ज़रूरी है। जबकि सच्चाई ये थी कि इसी साइंस के ज़रिए इन्होंने अपने कॉलोनियलिज़म की जो ग्रिप है उसको मजबूत की, कॉलोनियलिज़म की जो ग्रिप है इसको मजबूत की। क्योंकि साइंस ने इन्हें जो भारत के अंदर जो कम्युनिकेशन गैप था और ट्रांसपोर्टेशन का गैप था उसे भरने में बहुत मदद किया। और जितने भी रिबेलियन टेंडेंसी थी उसे दबाने में मदद किया। और इसके अलावा जो भारत की जो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी उसे भी दबाने का कोशिश किया। और इंग्लैंड ने अपने जो भी फिनिश्ड गुड्स थे उन्हें इंडियन मार्केट में तेज़ी से लाना शुरू कर दिया ताकि इंडिया की जो भी रही सही इकोनॉमी थी वो भी बैठ जाए। ठीक है, तो इस तरह से रीजनिंग जो है, रीज़न असर्शन का पूरी तरह से समर्थन करता है और इसका ये करेक्ट रीज़न है असर्शन का। ठीक है, तो
आज के जो वीडियो था, हमने क्वेश्चन नंबर 90 तक इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगले क्वेश्चंस का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर एवरीवन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।